फिर भी बता दूं दोबारा से कि मैं भी इस वीडियो को 5 से 6 मिनट के अंदर खत्म कर सकता हूं और करूंगा रिवीजन वीडियो के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे टॉप करें और बहुत आगे तक जाएं, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा हम डेप्थ में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। क्या इनको भगवान प्रकृति इनको आम फट स्वाहा करके फेंक देता है? हेलो गाइस, डियर फ्रेंड्स एंड प्यारे सभी बच्चे, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आज किस क्लास में हम पढ़ेंगे? बोला सर पहले ये तो पूछ लो कैसे हैं हम। आप बहुत अच्छे हो ना? बहुत अच्छे होनी चाहिए, तभी सारी चीजें बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस मेटल एंड नॉन मेटल से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, जो कि हमारा आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर है? तो क्लास को स्टार्ट करें, ठीक है ना। अच्छा देखो, पहली चीज, अगर कभी आपको जो है ना आयन मॉलिक्यूल कंपाउंड में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो YouTube पे लिखना डिफरेंस बिटवीन आयन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड बाय अभिषेक साहू। जो वीडियो आपको मिलेगी वो आपके डाउट हमेशा के लिए खत्म कर देगी। क्लियर है ना? चलिए तो देखो, तो लेकिन अभी इस चीज को समझ लो, मैं आपको यहीं से क्लियर कराता हूं, चलता हूं, ठीक है। मैंने कहा भाई आयनिक कंपाउंड को स्टडी करने से पहले हमें जानना जरूरी होता है कि कंपाउंड क्या होता है। क्लियर है? अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता हो तो उसको देखते हुए चलना, ठीक है ना। चलिए, मैंने कहा कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड का मतलब है यदि कोई भी केमिकल कंपोजिशन जो 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर के बनी हो। मैंने कहा कोई भी केमिकल्स का ग्रुप, कोई भी एटम्स का ग्रुप जो 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर बना है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। एग्जांपल से देख लो, मैंने कहा कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें देखो कितने वो हैं, बोला कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों साथ में, तो ये 2 हैं लेकिन अलग अलग हैं। हमने इसको क्या बोला? हमने इसको बोला कंपाउंड। मैंने कहा H2O, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ हैं लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम अलग अलग हैं, तो ये क्या है? कंपाउंड है। मैंने कहा H2SO4, ये देखो इसके अंदर हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इन सब के जो है ना अलग अलग टाइप के एटम है। बोला हाइड्रोजन के अलग एटम, सल्फर के अलग एटम, ऑक्सीजन के अलग एटम, लेकिन ये एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम बोलते हैं कंपाउंड। एक और एग्जांपल देखें, मैंने कहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, है ना, तो ये क्या है? बोले ये भी कंपाउंड है। इसमें सोडियम के एटम है, हाइड्रोजन के हैं, और आपके जो ना कार्बन के हैं, ऑक्सीजन के हैं। क्लियर है ना? कार्बन डाइऑक्साइड, बोला ये भी कंपाउंड है। तो इस तरह से बहुत सारे और ढेर सारे कंपाउंड होते हैं। उन ढेर सारे कंपाउंड में से, उन बहुत सारे कंपाउंड में से आज हम किसे पढ़ने वाले हैं? बोला आज हम पढ़ने वाले हैं आयनिक कंपाउंड को। किसको पढ़ेंगे? आयनिक कंपाउंड को। क्लियर है? अच्छा देखो, तो छोटी छोटी बातें हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को सुनो, आपका आने वाले टाइम के लिए जो बेस होगा वो स्ट्रांग बनेगा। क्लियर है? पहली चीज हम कहते हैं कि ये दुनिया किससे मिलकर बनी? बताओ, ये दुनिया किससे मिली? बोला एटम से, ठीक है ना। अच्छा, बोला सर आपने कई बार बताया ना इस चीज को, क्या आज ना पढ़े इसको? बोला पढ़ो, आपके बहुत काम में आने वाली चीज बता रहा हूं अभी, ठीक है ना। अगर थोड़ा जल्दी हो रही हो तो 1.5 पे देख लेना, लेकिन नॉर्मल स्पीड में देखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। बोले ये दुनिया किससे मिलकर बनी? पित्तल से नहीं, किससे मिलकर बनी है? बोले एटम से। एटम किससे मिलकर बने? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। किससे मिलकर बने? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बोला सर ये तो आपने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, उसको छोड़ो भी, बताते हैं भी, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम एटम की कंपोजिशन के बारे में बात करें, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, एटम की बनावट के बारे में बात करें, तो एटम के सबसे जो बीचों बीच होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। बोला सर हमने पढ़ा है, हमारी बात को सुनो, कुछ और बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे एटम के चारों ओर जो घूमते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? ये हमने क्या बताया? ये हमने बताया इलेक्ट्रॉन। क्या बताया? ये इलेक्ट्रॉन बताया। लेकिन क्या ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या इनको भगवान प्रकृति इनको आम फट स्वाहा करके फेंक देता है? नहीं ना, कि जाओ बेटा तुम्हें जहां जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन ले लो, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता ना। एटम के अंदर जो कुछ भी है फिक्स तरीके से है। कैसे है? एकदम फिक्स तरीके से डिजाइन है। इस नेचर ने, इस प्रकृति में जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ पहले से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है ना। कुछ भी इसमें आप अंदाजे से नहीं चलता कि नेचर ने बोला आम पट स्वाहा और जो है 10 इलेक्ट्रॉन यहां, 10 इलेक्ट्रॉन यहां, 10 इलेक्ट्रॉन यहां। समझ गए बात को? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बोला सर कैसा है? तो देखो ये रही न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और देखो इसके बाहर क्या है? बाहर देखो ये है इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं? शेल। बोला ये आपकी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। क्लियर है? तो इन शेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो फिक्स तरह से आते हैं। बोला सर कैसे कैसे आते हैं? देखो
इनमें अब देखो इलेक्ट्रॉन किस तरह से आ सकते हैं कि पहली शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। कितने इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। पहली शेल में इस वाली में 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। तीसरी में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। फिर इसके बाद 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते और इसके साथ से नंबर बढ़ता चला जाता है। फॉर्मूला बता दें इसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है फॉर्मूला? 2n²। 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 8 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 18 आ जाएगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला चलता है। क्लियर है? तो देखो क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से होता है कि पहली शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, दूसरे में 8 से ज्यादा, तीसरे में 18 से ज्यादा, चौथे में 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। क्लियर है? अच्छा देखो, इसके बाद एटम की कंडीशन में 2 चीजें होती हैं। एक तो हम बोलते हैं कि एटम हमारा स्टेबल है, यानी खुश है। कैसा? एक तो होता है हमारा एटम स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या है भाई? ये एटम खुश है, बोला मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। और एक होता है आपका अनस्टेबल एटम। क्या? अनस्टेबल एटम। अनस्टेबल एटम कैसा है? बोला ये एटम दुखी है। कैसा है? बोला ये एटम दुखी है। ये कैसा होना चाहता है? बोला ये खुशी होना चाहता है, ये खुश होना चाहता है। अब ये खुश कैसे होगा? ये खुश होता है इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट के हिसाब से। किस हिसाब से खुश होता है? बोला इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट के हिसाब से। तो हम क्या बोलेंगे? बात समझ गए? किस हिसाब से? इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉन की प्लेसिंग के हिसाब से। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट डिसाइड्स द खुशी एंड दुख ऑफ एटम। क्लियर है? यानी कि स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। अच्छा, तो कौन सा एटम खुश यानी कि स्टेबल होगा और कौन सा एटम दुखी यानी कि अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल से हमारा मतलब यह है कि वो किसी ना किसी फिराक में यानी किसी ना किसी तलाश में लगा रहता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। वो इस तलाश में रहता है कि मुझे बस जो है ना, मुझे खुश होना है। अब खुश होने का मूल मंत्र क्या है? खुश होने का एक मैं कहूंगा कि रूल क्या है? तो यहां पर खुश होने का रूल ये होता है कि अगर देखो, जैसे मान लो कि पहली शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है ना, जो उसकी आउटर मोस्ट शेल, किसको पकड़ो? देखो, खुश होने का दैट मीन स्टेबल होने का जो रूल होता है वो ये होता है कि आउटर शेल में अगर 2,8,8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या फिर जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। देखो आउटर शेल में, जैसे इस वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये खुश है, स्टेबल है, ठीक है ना। अच्छा, हम किसकी बात कर रहे हैं? आउटर शेल में। अगर आउटर शेल में हमारे जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्या आ जाए? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, या फिर कंडीशन के हिसाब से 18 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो फिर कौन है? तो फिर एटम हमारा स्टेबल है। वो कहीं और नहीं ढूंढेगा, वो कुछ और नहीं ढूंढेगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि पहली शेल में, दैट मीन्स किसी एटम के आउटर शेल में इस तरह की अरेंजमेंट बनी कि पहली शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आ गए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ गए? मतलब नेचर ने इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसे किया कि पहली शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब आप मुझे खुद से बताओ कि ये जो एटम होगा, ये एटम खुश होगा या दुखी होगा? ये एटम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? क्या बोलोगे? बताओ मुझे, क्या बोलोगे कि ये सर दुखी होगा। दुखी क्यों? दुखी इसलिए कि देखो बाहर वाली शेल में अगर जो है ना यहां पर ऐसा हो जाए कि ये 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए, क्या हो जाए? गायब हो जाए, तो फिर आउटर ये चला जाएगा, तो आउटर शेल में कितने बचेंगे? बोला 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये स्टेबल है या अनस्टेबल की पहचान है? बोला सर स्टेबल की पहचान है। किसकी पहचान है? स्टेबल की पहचान है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से जो है ना, जैसे मान लो आउटर शेल में 8 बनाने हैं ना, बाहर वाली शेल में 8 बनाने हैं, तो या तो ये 1 चला जाए या फिर ऐसा हो जाए कि 7 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ जाएं। ठीक है, लेकिन अगर 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एटम बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा और उसको जो है ना झेल नहीं पाएगा, उनको समझ गए ना, उनको झेल नहीं पाएगा। क्लियर है? क्यों नहीं झेल पाएगा? उसके बीच में फोर्सेस का काम होता है। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा आपको, अभी आप क्या सुन लो कि एटम बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा और उनको झेल नहीं पाएगा। तो आसान क्या होगा एक एटम के लिए? आसान क्या होगा कि वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, अदर देन 7 इलेक्ट्रॉन को ले आए। किसको आसान होगा? 7 इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाना या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना। क्या बोलोगे? 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना। ठीक है, अच्छा देखो, तो हमें पता कैसे पड़ेगा
क्लियर दिन बात? देखो तो अब आपको समझ में आता रही है कि कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल। अच्छा जैसे मान लो अगर ऐसा हो जाए, अच्छा पहली चीज पता कैसे पड़ेगा हमें कि कौन सा एटम स्टेबल कौन सा अनस्टेबल? तो पता हमें पड़ता है एटॉमिक नंबर से। किससे पता पड़ता है? एटॉमिक नंबर से। ठीक है, चलिए अगर मैंने कहा कि हमारे पास सोडियम है, क्या है? सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 12। ठीक है, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, किसकी? सोडियम की। पहली शेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? 10। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। तो यहां पे देखो, यहां पे 1 और लगा दिया। क्या लगा दिया? 1। तो इसका मतलब है कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है 2,8,1। इसका मतलब क्या है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो जिसको ये लूज कर सकता है, यानी कि रिलीज कर सकता है, छोड़ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये खुश होना चाहता है, सोडियम चाहता है कि ये जो है ना अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2,8, देखो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका नंबर है 12। तो आउटर शेल में कितने? 2। कितने चाहिए? बोला आउटर शेल में हमें चाहिए 8। कितने चाहिए? 8 हो या फिर 18 हो। ठीक है ना। अच्छा 18 पे नंबर इसका आएगा नहीं, क्योंकि उसका नंबर जो है 12 भी है। तो आप ऐसे मान के चलो कि इसको जो है ना कितने चाहिए आउटर शेल में? बोला 8 चाहिए। कितने चाहिए? 8। अब 8 करने के लिए ऐसा हो जाए कि या तो जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, जाने दे, या फिर जो है ना उल्टे 6 लेके आ जाए। तो क्या आसान होगा इसके लिए? 2 को रिलीज कर पाना। क्लियर है? तो अपना जो है ना मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है। तो आप कहानी समझे? इसी तरह से देखो यहां पे सारी चीजों को नोट करते हुए चलना। देखो मैं इस वीडियो को जो है ना 5 मिनट और 10 मिनट के अंदर भी खत्म कर सकता था, लेकिन मैं नहीं किया। मैं चाहता हूं कि रेगुलर स्टूडेंट सारी बातों को अच्छे से समझे, क्योंकि मैं इसके ऊपर 5 मिनट की भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, 5 मिनट की भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप शॉर्ट रिवीजन आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं जो स्टूडेंट मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हों उनको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमेशा आगे जाने चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई? क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। कितना होता है? 17। अब देखो इसको बिठाते हैं सही से, 2,8,7 आएगा। 10 और 7 कितने हो गए? 17। अब मेरी बात को ध्यान सुनो। अब इसके लिए आसान, क्लोरीन को कितना बनाना है? क्लोरीन को अपनी आउटर शेल में कितने करने हैं? बोला 8 करने हैं। अब इस क्लोरीन के पास कितने ऑप्शन होते हैं? या तो वो अपने 7 को छोड़ दे, जाने दे, या फिर 1 को एक्सेप्ट कर ले। तो क्लोरीन को आउटर शेल में 8 बनाने के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, किसको? ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या आसान होगा? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए या फिर ये अपने साथ छोड़ दे। क्या बोलोगे? कि 1 इलेक्ट्रॉन सर ये एक्सेप्ट कर ले, वो आसान होगा। तो ध्यान से देखना कि सोडियम क्या चाहेगा। ये देखो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन ये रहा, तो ये 2,8,1। तो सोडियम का चाहता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ना, और क्लोरीन चाहता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। मेरी बात को समझ गए आप? नोट करते हुए चलोगे। सोडियम क्या चाहता है? Na wants to release its 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। और क्लोरीन wants to accept, है ना। क्लोरीन wants to accept 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा हूं सारी बातें आप ये जानते हो। बोला सर नहीं जानते, तो अच्छी बात है ना। और अगर नहीं जानते तो एक थोड़ी सी छोटी बातें और सुनो। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कहानी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को देने की कहानी, और इलेक्ट्रॉन को लेने की कहानी, दोनों बातें समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़े। अच्छा देखो, अगर मैंने आपसे कह दिया कि एक एटम के पास क्या क्या होता है भैया, तो आपने कहा एक एटम के पास सर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें एक न्यूट्रल एटम के पास, क्या? न्यूट्रल। अच्छा देखो, एटम मैं कह रहा हूं तो ये न्यूट्रल होता है, ये कॉमन सेंस है। क्या है? कॉमन सेंस। लेकिन आप 10th क्लास में हो तो छोटी सी बात मैं कर सकता हूं आपसे। ठीक है ना। तो देखो एक एटम न्यूट्रल होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्लियर है? अब देखो, तो एक एटम के पास क्या होता है? तो याद रखना, जब भी मैं कहूं एक एटम, तो उसके पास सेम नंबर ऑफ, या फिर मैं कहूं इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अगर मैं कहता हूं एटम की बात, तो एटम पे अगर 10 प्रोटॉन हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया भैया, बताओ कितना चार्ज हो गया? बोला सर 0 चार्ज। कितना चार्ज? 0 चार्ज। अच्छा, ये बताओ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है? क्या बोलोगे सर? नेगेटिव। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन का नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। क्लियर है? अच्छा देखो एक छोटी सी चीज बताऊं, आप में से 90% स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अभी तक वर्ड पढ़ सुनते चले आओ ना कि चार्ज चार्ज चार्ज, चार्ज क्या होता है, तो आपको एक्चुअल मीनिंग हो सकता है उसकी पता ना हो। समझ गए बात को? आपको एक्चुअल मीनिंग हो सकता है उसके पता ना हो, यूट्यूब पे लिखना व्हाट इज चार्ज बाय अभिषेक साहू, है ना, तो आपको समझ में आएगा। 5-7 मिनट की वीडियो है बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कंडीशन समझना, अगर मैं अभी बताऊंगा ना तो वीडियो की टाइमिंग 1 घंटे की हो जाएगी। क्लियर है ना? बात को सुनो। तो अभी आप समझो कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या बोला सर? नेगेटिव हम जानते हैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या बोला? पॉजिटिव हम जानते हैं। क्लियर है? तो देखो अगर मैंने कहा कि अगर एक एटम की बात कर रहा हूं तो उसके पास इक्वल प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है उसके पास चार्ज कितना? 0। इसके बाद एटम को अगर हम थोड़ा सा और देखें तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक नहीं 2-4 की भी हो सकते हैं, एटम में से अगर, अच्छा देखो एटम का मतलब क्या? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए या फिर इलेक्ट्रॉन आ जाए एक्स्ट्रा, क्या बोला मैंने? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए या फिर अपना इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसा हो जाएगा भैया? कैसा हो जाएगा? अनइक्वल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनइक्वल। तो अगर मैं ऐसा कह दूं आपसे कि 10 प्रोटॉन हो गए, 10 प्रोटॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया उसके ऊपर? कौन चार्ज ज्यादा हो गया? देखो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, क्या बोलोगे? इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, प्रोटॉन ज्यादा है ना, तो देखो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो देखो अगर मेरे एटम के पास जो है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर अलग अलग हो जाता है, जिसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग अलग हो जाता है, जैसे 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या हो जाएगा? उस एटम को हम आज के बाद से फिर जो है ना कभी एटम नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? आयन। क्या बोलेंगे? आयन। तो लिख लो आप इस बात को, बहुत जरूरी बात है कि अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम उस एटम को एटम नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं हम उसको? हम उसको बोलते हैं आयन। मेरी बात को समझ पा रहे हो? चलिए जी, ठीक है। अब देखो तो आयन आपके दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के आयन? आपके कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के। समझ गए? आयन क्या आगे क्या लिखोगे? अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आयन आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके पॉजिटिव आयन जिसको हम बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। कैटायन में क्या होता है? मतलब प्रोटॉन ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। इसके बाद दूसरे टाइप के आपके जो आयन होते हैं हम उसको बोलते हैं एनायन। एनायन में क्या होता है? अच्छा एनायन नहीं पढ़ते, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा जो है ना उनको अलग अलग करके पढ़ देता हूं। क्या पढ़ते हैं? एनायन, ठीक है। तो आपके जो है ना कैटायन एंड एनायन। एनायन में क्या होता है भाई? अगर मेरे पास जो है ना प्रोटॉन कम है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऐसा बोलूं कि मेरे पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन है एंड 9 प्रोटॉन है, तो देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम, तो क्या बोलूंगा? ये क्या है? बोला एनायन है। क्या है? एनायन। क्लियर है? अच्छा देखो छोटी सी बात और समझ के चलना, अब देखो, अब अगर मैंने आपसे कह दिया कि कैटायन का मतलब क्या? कैटायन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। कैसा? पॉजिटिव चार्ज। एनायन का मतलब क्या? एनायन का मतलब है नेगेटिव चार्ज। बात को समझ पा रहे हो? मेरी बात को समझ रहे हो ना? कमेंट करके मुझे बताना, नहीं तो मुझे पता कैसे पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने 10 मिनट की वीडियो को आधे घंटे में 35 मिनट में बना रहा हूं, मुझे पता नहीं पड़ पाएगा ना, ठीक है। तो ये हुआ आपका कैटायन और हो गया आपका एनायन। क्लियर तेरी बात? नाउ इसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि ये बताओ, अगर मैंने कहीं पे लिखा है Na+, इस चीज को नोट कर लो इस चीज को। अगर मैं लिख दिया Na+ और अगर मैं लिख दिया Cl नेगेटिव, तो उसका मतलब क्या हुआ? क्या लिखा मैंने? Na+ लिख दिया और Cl नेगेटिव लिख दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ? देखो Na+ का मतलब यह है कि भाई सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि नेगेटिव चीज निकल गई, तो क्या बच गया? पॉजिटिव। तो Na+ का मतलब है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बच गया भाई? ये पॉजिटिव। क्लियर है? तो
Na+ का मतलब क्या है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Cl- लिखा है, इसका मतलब क्या, इसका क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव लगा है ना, इसका मतलब क्या है, इसके पास देखो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, तभी देखो, तो यहां पे क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्लियर है, Na+Cl- का आपको मतलब समझ में आ गया। अब अगर मैं लिख दिया देखो Mg2+, तो इसका मतलब है मैग्नीशियम एटम में से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कि दो नेगेटिव चीजें निकल गई। जब दो नेगेटिव चीजें बची तो क्या बचा, Mg2+ पॉजिटिव बचा। ठीक है ना, बात समझ गए आप। चलिए वापस से आए, छोटी छोटी चीजें पढ़ें, एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस बोर्ड को साफ करते हैं और फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, देखो, हाँ जी, तो बच्चों आगे बढ़े। अब जो बात मैं आपसे कह रहा हूं आप इसको नोट करोगे। मैं आपको फिर भी बता दूं दोबारा से कि मैं भी इस वीडियो को 5 से 6 मिनट के अंदर खत्म कर सकता हूं और करूंगा रिवीजन वीडियो के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे टॉप करें और बहुत आगे तक जाएं, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा हम डेप्थ में लेकर के चल रहे हैं। ठीक है ना, रिवीजन वीडियो में आपको ये चीज शॉर्टकट में भी मिलेगी। बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। क्या आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो अब क्या बोलोगे, आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि आयोनिक बॉन्ड के साथ जुड़े हों। कैसे जुड़े हों, कैसे कनेक्ट हो, आयोनिक बॉन्ड के साथ। आयनिक बॉन्ड का मतलब है कि आयंस की बॉन्ड है ना, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन जब साथ में कनेक्ट हो जाएं और मिलकर के एक बॉन्ड बनाएं, क्या बनाएं, एक बॉन्ड बनाएं, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या बोला मैंने, एक बार फिर सुनो, मैंने कहा आयनिक कंपाउंड कैसे कंपाउंड होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, आयनिक बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन जब एक साथ आते हैं तो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, हम इसको बोलते हैं आयंस की बॉन्ड बन गई, जोड़ी बन गई। क्लियर है। अब देखो ये आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होती है, तो हम क्या बोलेंगे, जब रिएक्शन मेटल की और नॉन मेटल की होती है। जब मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन होती है तब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होती है। एग्जांपल दें, एग्जांपल है Na+Cl-। क्या है, Na+Cl-। ये क्या है भाई, तो क्या बोलोगे, NaCl। NaCl क्या है, देखो ये मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नॉन मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेगेटिव इसके ऊपर लगा है वो आपका नॉन मेटल। ठीक है ना, तो Na+Cl- क्या है, देखो ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन है ना, तो इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है। क्लियर है, तो इनको कौन सा कंपाउंड बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। क्लियर है बात, तो क्या बोलोगे, आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, बोला आयनिक बॉन्ड से। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगी, बोला जब मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन होगी, जब मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन होगी। क्लियर है। अब देखो जो कहानी मैंने आपको अभी तक बताई उसको जो है ना एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अब देखो इनिशियल कंडीशन समझते हो, स्टार्टिंग कंडीशन, शुरुआती कंडीशन। क्लियर है। अब देखो मेरे पास जो है अभी सोडियम का एटम है, क्या है, सोडियम का एटम, यानी कि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मेरे पास क्लोरीन का एटम है। ठीक है, अब देखो 2,8,1 क्लोरीन में क्या 2,8,17, क्योंकि क्लोरीन का जो है 7, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 17 होता है। अब देखो क्लोरीन चाहता है कि इसको जो है ना, देखो मैंने क्या किया, मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है देखो बड़ा बड़ा दिखाया है, ये जो है ना बाहर जाना चाहता है। अब देखो इसमें देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरी शेल में 7 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होता है भाई, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, यानी कि ये दूसरे का 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो ये जो बड़ा वाला इलेक्ट्रॉन दिखाया हमने आपको, ये देखो अभी दोनों, ये सोडियम एटम है, ये क्लोरीन एटम है। ठीक है ना, अब देखो ये दोनों जब पास में आए तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। ठीक है ना, ये क्या आ गया, बोला सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। क्लियर है। अब देखो कंडीशन क्या बनी, बोला ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, देखो इसके पास का बच गया 2,8, इसके पास का बच गया 2,8,8, दोनों के आउटर शेल में कितने आ गए 8, दोनों खुश हो गए, एकदम स्टेबल बन गए। क्लियर है। नाउ
अब देखो चीजों को समझो, देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, क्लोरीन के पास पहुंचा, ये फाइनल कंडीशन है। क्या फाइनल कंडीशन? फाइनल कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो देखो ये इलेक्ट्रॉन देखो यहां से निकल गया, तो अपने आउटर शेल को खाली दिखा दिया, ठीक है। ये देखो ये आउटर शेल खाली हो गई, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आ गया, देखो ये बड़ा वाला इलेक्ट्रॉन ने यहां दिखाया, क्लोरीन के पास पहुंच गया। देखो तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसको हमने क्या बोला, Na+, ठीक है ना। तो ये अब पहले हमने इसको एटम बोला था, अब क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इसको बोलेंगे आयन। क्या बोलेंगे? आयन। कौन सा आयन है भाई? एक इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो ये पॉजिटिव आयन है। क्या? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं? कैटायन। क्लियर है ना। यहां पे देखो ये इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आ गया, तो इसके पास क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया दूसरे का, तो देखो क्या बोलोगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया, तो हमने बोला Cl नेगेटिव। क्या बोला? Cl, दैट मींस क्लोरीन नेगेटिव। ये भी क्या बन गया, पहले हमने इसको नाम बोला था एटम, अब क्या बोला, इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाने के कारण से आयन। ये कौन सा आयन है? बोला नेगेटिव आयन, इसको हम क्या बोलते हैं? एनायन। तो देखो अब क्या कंडीशन बन गई, अब देखो ये Na+ हो गया और ये Cl नेगेटिव हो गया। सुनना बात को ध्यान से, ये Na+ हो गया और ये Cl नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। अब देखो जब दोनों में से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जब दोनों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन हवा में उड़कर थोड़ा ना आता है, ये बहुत पास पास में आ जाते हैं। कैसे आते हैं? बहुत ज्यादा पास पास में, ठीक है। तभी तो जो है ना इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ पाएगा। अब ये देखो ये पास पास में भी आ गए और इसमें से इसका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी हो गया, तो ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया। तो याद रखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं और बहुत ताकत के साथ खींचते हैं। तो एक दूसरे को क्या करते हैं? तो खींचते हैं, बहुत ताकत के साथ खींचते हैं, और इस अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं, आप इसको नोट कर लो, इस अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है इतनी बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके जो आयनिक बॉन्ड जो बनती है, जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनमें कौन सा फोर्स लगता है? तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है इतनी बात? नाउ एक बात बहुत ध्यान समझना कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है। कैसा होता है? बहुत स्ट्रांग। और ये बहुत पास पास में भी होते हैं, इतने पास पास में होते हैं कि हमारे ऑलमोस्ट ज्यादातर जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड। देखो कभी भी कोई भी चीज जब बहुत पास पास में हो जाए ना, बहुत पास पास में हो जाए, तो वो कैसे होते हैं? मतलब वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। अच्छा कोई ऐसा आयनिक कंपाउंड जानते हैं हम जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता हो? तो क्या बोलोगे? हाँ सर ये तो NaCl। NaCl का मतलब क्या? नमक। दैट मीन्स टेबल सॉल्ट। जो हम अपने घर में यूज करते हैं वो क्या है भाई? वो आयनिक कंपाउंड तो है ही NaCl, ठीक है। आप देखो आप उसके बारे में कितनी चीज जानते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई कि आयनिक कंपाउंड क्या होगा? बोलो आयनिक कंपाउंड वो, बोलो आयनिक कंपाउंड वो जो कि आयनिक बॉन्ड से बनते हो। आयनिक बॉन्ड वो जो मेटल, देखो मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन हो तब जाकर के इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनती है। या फिर मैं ऐसे बोलूं, देखो कैटायन और एनायन आपस में जुड़ गए, इन्होंने क्या बोला? मेटल नॉन मेटल मिलकर आयनिक बॉन्ड बना दी। क्लियर तेरी बात? अब देखो यहां पे सुनना, देखो अगर हम चीजों को रिप्रेजेंट करना चाहें, रिप्रेजेंट यानी कि चीजों को लिखना चाहें, तो किस तरह से लिखते हैं? देखो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका इक्वेशन में क्या होता है, आप इसको डॉट से भी दिखाते हो और आप इसको क्रॉस से भी दिखाते हो। किससे? क्रॉस से। तो देखना ध्यान से, मैं रिएक्शन लिखता हूं या फिर इक्वेशन लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा। यहां पे देखो, यहां पे मैं वो लिखूं, उतने डॉट दिखाऊंगा जितने सोडियम के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मतलब एक इलेक्ट्रॉन, मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब देखो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? +7 इलेक्ट्रॉन। देखो बाहर वाली 7 थे ना पहले, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। क्लियर है? अब देखो हुआ क्या कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आकर के जुड़ गया, तो फिर यहां पे क्या बन गया? यहां पे ऐसा बन गया NaCl, या फिर हम इसी चीज को Na+Cl नेगेटिव भी कहते हैं।
समझ गए ना, ये पहले Na और Cl अलग अलग थे, जब इसने अपने आपस का जो है ना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, देने से जो है ना एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो जाने के कारण से इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स हो गया, तो ये जुड़ गए और जुड़ के क्या बना दिया इन्होंने, NaCl। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम NaCl की बात करें, हम जो है ना मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर सकते हैं। किसकी, मैग्नीशियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखो क्या बन जाता है, बोला MgCl2। फॉर्मूले बनाने आते हैं, नहीं बनाने आते तो लिखना हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला बाय अभिषेक साहू, ठीक है ना। अच्छा देखो, इसका फॉर्मूला होता है MgCl2। देखो जैसे क्या हुआ, देखो क्या होता है MgCl2, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 12। कितना, 12। मैग्नीशियम के आउटर शेल में होते हैं 2,8,2, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है और क्लोरीन अपने जो है ना एक एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। देखो MgCl2 यानी कि 1 मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन, ठीक है ना, Cl2। तो देखो इसका आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका आउटर शेल में 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी तरह से इसके लिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो मैग्नीशियम क्या करता है, बोला एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, तो जो हमें मिलेगा बाद में क्या मिल जाएगा, MgCl2, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो हम इस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ गया। ये एक टाइप के इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे टाइप के इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही है, ये एक एटम के इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के, ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ताकि हम इनको अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएं, इनको समझ पाएं। ये बात इतनी क्लियर हो पा रही है ना, बात समझ में आ पा रही है ना आपके, चलिए ठीक है। अब देखो इसके बाद जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन प्रॉपर्टीज को समझते हैं, ठीक है। आप हेडिंग बनाओगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्या लिखो, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। चलिए प्रॉपर्टी लिखो, पहली प्रॉपर्टी लिखना कि आयनिक कंपाउंड आर, आप पूरी डिटेल में लिखना, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड आर ब्रिटल, हार्ड एंड, अच्छा ब्रिटल, हार्ड एंड सॉलिड क्रिस्टलाइन इन नेचर, या फिर आप लिखो सॉलिड, देखो एक ही बात है, ब्रिटल, हार्ड, सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। देखो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, ब्रिटल का मतलब होता है कड़क, आप सारी चीज को नोट करोगे, कड़क होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब देखो ब्रिटल है तो भाई सॉलिड है, ये बात ऑब्वियस ही है, इसमें हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है ना। आयनिक कंपाउंड हमारे कड़क होते हैं, सॉलिड होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि इनका स्ट्रक्चर सही तरीके से डिजाइंड होता है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। इन नेचर, अच्छा देखो आप इसमें एक चीज लिखोगे, ब्रिटल का मतलब होता है कड़क है, तो फिर फोर्स लगाने पे जो है ना ये टूट जाते हैं, फोर्स लगाने पे जो है ना ये पीसेस में बिखर जाते हैं, ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड कैसे होता है, बोला ब्रिटल एंड सॉलिड क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड इट ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। आप इन चीजों को लिखना तरीके से, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात लिखो, अच्छा बात समझ लो, जैसे कि नमक, हमारे घर में जो नमक होता है या फिर आपने खड़ा नमक अगर देखा हो तो उसमें क्या, अगर आप फोर्स लगाओगे, प्रेशर लगाओगे तो वो जो है ना टुकड़ों में एकदम टूट जाएगा। क्लियर है तेरी बात ना। दूसरी चीज देखो, दूसरा इसका जो पॉइंट है वो क्या है कि भाई आयनिक कंपाउंड के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अच्छा देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, तो देखो मेल्ट करने का मतलब है जब कोई भी चीज मेल्ट होती है ना तो फैल जाती है, जब कोई चीज पिघलती है ना तो फैल जाती है, फैलती है नहीं फैलती। अच्छा देखो, तो जब कोई चीज मेल्ट होगी तो मतलब फैलेगी, फैलने का मतलब है कि उसके जो एटम्स होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, उसके जो एटम होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे। बॉयल होने में भी ऐसा होता है कि उसके जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, लेकिन एटम दूर दूर हो जाएंगे आसानी से, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है आयनिक कंपाउंड में, कि इनके बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और
जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हीट देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है। तो क्या बोलते हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, ज्यादा आप एनर्जी दोगे तब जाकर के ये जो है ना मेल्ट होना और बॉयल होना स्टार्ट होंगे। क्लियर है? अच्छा, तीसरी बात आप यहां पे लिखो कंडक्शन, आप यहां पे लिखो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखो? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। but in molten state, पिघली हुई स्टेट में ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड में क्या होता है ना कि ये जैसे मान लो NaCl वगैरह जो होते हैं वो एकदम जो है ना बहुत पास में इसके एटम होते हैं, बहुत ज्यादा पास में कंजस्टेड, चिपक के, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तेज है ना, स्ट्रॉन्ग है ना, तो बहुत पास में इसके एटम्स होते हैं। इतने पास में एटम होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए Na+ अपनी जगह से मूव नहीं कर पाता, Cl- अपनी जगह से मूव नहीं कर पाता। तो सॉलिड स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब व्हाई इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड इन ओनली मोल्टन स्टेट इन आयनिक कंपाउंड। तो क्या बोलोगे कि ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड्स, इन सॉलिड कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स, क्या बोलोगे, आयंस कैन नॉट मूव फ्रीली इन सॉलिड स्टेट। क्या बोलोगे कि जो हमारे आयंस होते हैं Na+ Cl- वो मूवमेंट नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? मूवमेंट। जबकि मोल्टन स्टेट में, फ्री स्टेट में अगर मोल्टन स्टेट में क्या कर पाते हैं, वो पिघली हुई जब स्टेट होती है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर पाते हैं। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे, आप लिखो इसमें कि सॉल्युबिलिटी। क्या बोलोगे कि दीज आर सॉल्युबल, सॉल्युबल। ये सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? सॉल्युबल, यानी कि ये घुल जाते हैं। ठीक है। बट सॉल्युबल इन पोलर सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कि आप लिख दो वाटर। ये जो है ना पोलर सब्सटेंस में सॉल्युबल होते हैं। पोलर सब्सटेंस क्या होते हैं बता देते हैं। ठीक है ना, ये पोलर सब्सटेंस जैसे कि वाटर में ये घुल जाते हैं, नमक घुल जाता है पानी में, हाँ जी, तो इसी तरह से ये पोलर सब्सटेंस में सॉल्युबल होते हैं, जबकि इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर लाइक केरोसिन, मिट्टी के तेल में ये नहीं घुलेंगे। ठीक है ना, लाइक आपका पेट्रोल में ये नहीं घुलेंगे, तो आप इनको, बेंजीन में नहीं घुलेंगे, तो आप इनको याद रखोगे। ठीक है ना। अच्छा, पोलर का मतलब होता है कि भाई अगर आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह अप्लाई करो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं पढ़ी, पोलर का मतलब कि भाई वो कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल अलग अलग बन जाए। क्या? पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल अलग अलग बन जाए। अभी समझाएंगे तो हो सकता है आपकी समझ में ना आए, रिक्वेस्ट करोगे कमेंट सेक्शन में, रिक्वेस्ट क्या करना है आप मुझे बता देना। ठीक है ना, तो मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप चीजों को डेप्थ में समझो। मैं चाहता हूं कि भले ही मेरी वीडियो पर व्यूज कम आए, भले ही आप इसको शेयर ना करो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको चीज बहुत शानदार मैं दिलाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, सर क्या बात कर दी आपने, आज तो दिल पे लग गई बात हमारे। ठीक है नहीं, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, बात को सुनो। मैं चाहता हूं कि आप तरीके से बहुत अच्छी चीजें समझ में आए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बड़ी हो गई, ठीक है ना, तो भी मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको लगता है कि सर बड़ी हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपकी ये बात मुझ तक पहुंचेगी तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प होगी डिसाइड करने में कि हाँ आप बड़ी वीडियोस देख सकते हो, आपको जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतनी सी बात कहना चाहूँगा, और अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।